स्टूडेंट्स, हम लोग एथनोमेथोलॉजी के प्रमुख 3 तथ्यों की चर्चा में से हमने एक तथ्य पर चर्चा की कि दिन प्रतिदिन की क्रियाएं किस प्रकार से एथनोमेथोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों दिन प्रतिदिन की क्रियाएं एथनोमेथोलॉजी उनको महत्वपूर्ण मानता है। उनका ये मानना है कि बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे आम जीवन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। आम जनमानस को उन साधारण घटनाएं जो उनके जीवन में घटित होती हैं उनको प्रभावित करती है। इसलिए सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए हमें उन साधारण घटनाओं का जो आम व्यक्ति के जीवन में घटित होती है उसके साथ में जुड़ना चाहिए, उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए। वो कहते हैं जीवन यथार्थ प्रत्यक्ष अनुभव। दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के माध्यम से समाजशास्त्री को यथार्थ का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन होता है कि जो कि सामाजिक जीवन की गहराइयों को समझने के लिए एक सशक्त आधार बन जाता है। प्राय ज्ञान की अनेक शाखाएं सामान्य व्यक्ति की सामान्य बातों को समझने में बौद्धिक हीनता का अनुभव करती है। यद्यपि विश्व के लोगों के अधिकांश क्रियाकलाप और अधिकांश व्यक्तियों के जीवन के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। जीवन के इस पक्ष के अध्ययन के माध्यम से हम यथार्थ को अधिक समीप से देख सकते हैं। यहाँ जो हमारे को समझने की बात है, सामाजिक जीवन की गहराइयों को समझने की हम बात करते हैं। हम पहले अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कर देखें। यदि आप जीवन में किसी से औपचारिक परिवेश में मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से औपचारिक परिवेश में मिलता है, उस औपचारिक परिवेश में उसका व्यवहार सामान्य हो, ये हम अनिवार्य रूप से नहीं कह सकते। हम लोग कई बार उदाहरण के द्वारा भी इस बात को कहते हैं। जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं और उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम अवलोकन प्रविधि की बात करते हैं तो हम कहते हैं अप्रत्यक्ष अवलोकन प्रविधि के द्वारा ही हमें बहुत सारी ऐसी बातों का ज्ञान होता है जो कि हमें प्रत्यक्ष अवलोकन से नहीं हो सकता। मैंने शायद पहले आपको कभी उदाहरण देकर समझाया कि आप किसी के घर में डोरबेल बजा कर जाते हैं और जब वो व्यक्ति आपको दरवाज़ा खोलता है वो अपने सबसे ज़्यादा सौम्य व्यवहार में होता है। जब वो आपको अपने बैठक में बैठाता है उस समय उनका व्यवहार बहुत ही शालीन और सौम्य होता है। आप किसी भी प्रकार के उनसे प्रश्न करिए, आपसी संबंधों की बात करिए, उनकी भाषा को देखिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा सौम्य है। हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। वास्तविक क्योंकि वो एक निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवहार कर रहे हैं। वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर जिस प्रदत्त वैल्यूज़ की बात करते हैं, जो नॉर्मेटिव पैराडाइम की बात करते हैं, वो उस नॉर्मेटिव पैटर्न के अंदर बात करते हैं। मानदंड का जो एक ताना बाना बुना हुआ उसी के तहत रहकर वो व्यवहार करते हैं और आपको लगता है कि आप उस परिवार के बारे में वास्तविकता यथार्थ को जान पाए हैं। लेकिन आप जब वापस आप उनसे नमस्ते करके बाहर चले जाते हैं और आपका चश्मा वहीं छूट जाता है या किसी भी कारण से आप पुनः उस घर की ओर जाते हैं और दरवाज़ा खुला है और आप घंटी नहीं बजाते हैं और आपके कानों में आवाज़ें आती हैं और वह आवाज़ें अब उसकी भाषा बहुत भिन्न है, आपस में आपको व्यवहार बहुत भिन्न दिखाई दे रहा है। ये यथार्थ है क्योंकि अब आप वहाँ उपस्थित नहीं हैं। अब उनको नॉर्मेटिव पैटर्न के अंदर व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी यथार्थ में जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर आप गहराई से उस बात को समझ सकते हैं। इसलिए एथनोमेथोलॉजिस्ट कहते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं, ये बहुत दुख की बात है कि अभी तक जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं वो सभी कॉमन लाइफ के बारे में अध्ययन करना अपनी तौहीन समझते हैं। वो बौद्धिक हीनता के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमें सामाजिक यथार्थ को समझना है तो हमें दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को समझना ही पड़ेगा। आजकल आप देखते हैं डिस्कोर्सेस की जब बात करते हैं तो सोशल डिस्कोर्स का मतलब यही है कि हमारे रोज़ आगे आप इसको देखेंगे कि दिन प्रतिदिन में हमारा व्यवहार कैसा है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आगे वो कहते हैं भाषा, सामाजिक व संदर्भगत अर्थ यह भी एथनोमेथोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा का सामाजिक पक्ष एथनोमेथोलॉजी शास्त्रीय सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा को मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आविष्कार माना गया है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है। यही वह चीज़ है जो व्यक्ति को पशु से अलग भी करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति परस्पर
अर्थयुक्त अंतः क्रिया करने में सफल होता है। अर्थयुक्त अंतः क्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति परस्पर अर्थयुक्त अंतःक्रिया तो करता ही है, भाषा के माध्यम से दैनिक जीवन की क्रियाएं संपन्न होती हैं और साथ ही विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारे मंतव्य भी प्रकट करना हमारे लिए संभव होता है। ये भाषा ही है जिसके कारण मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और आप मेरे पढ़ाई हुई बात को समझ सकते हैं। ये हमारे को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है। भाषा का एक आयाम भाषा शास्त्र से जुड़ा है जिसके अंतर्गत उच्चारण, व्याकरण और शब्दार्थ की व्याख्या की जाती है। लेकिन भाषा के विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष भाषा शास्त्र की अध्ययन पद्धति से छूट जाते हैं। भाषा क्या उच्चारण है, हम शब्दों को कैसे बोलेंगे, उसकी व्याकरण उसकी अपनी एक व्याकरण होती है, प्रत्येक शब्द का शब्दकोश में अर्थ होता है। ये भाषा का एक पक्ष है। भाषा का एक और पक्ष है जो कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष है जो कि भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका संबंध हमारे समाजशास्त्र के साथ में है। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं व बोलियां हैं जिनके माध्यम से सामाजिक व्यक्ति अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। जानवर और मनुष्य का प्रमुख भेद भी ये भाषा ही है। जानवर में ध्वनि व आवाज़ उद्घोषित करने की क्षमता है लेकिन उसके पास भाषा नहीं है। ध्वनि अथवा आवाज़ को विशिष्ट स्वरूपों में बांधकर वर्णों के रूप में रूपांतरित कर उनके सहयोग से शब्दों का निर्माण कर एवं शब्दों को परस्पर जोड़कर वाक्य का निर्माण करना भाषा को जन्म देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अ की ध्वनि है, एक ध्वनि अ का बोध देती है और इससे अ वर्ण का निर्माण होता है। अब अन्य वर्ण को मिलाकर इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। आलोक, अनुज, अकारण, अलका, अबला, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। फिर विभिन्न शब्दों को नियमबद्ध सहयोग से वाक्य का निर्माण होता है। ये वाक्य गद्यमय भी हो सकते हैं, पद्यमय भी हो सकते हैं। हाँ, अकारण ही झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये गद्यमय वाक्य है। लेकिन पद्यमय भी हो सकता है। अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, एक पद्यमय वाक्य है। यहाँ पर भाषा है, शब्द है, सब। भाषा बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो भाषा बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। ऐसे भी हैं जो बोल सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। अतः भाषा को बोलना, लिखना व पढ़ना, ये 3 स्थितियां हैं। देश और काल के संदर्भ में भाषा में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा है। समय के साथ भाषा परिवर्तित होती है। अतः भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 3 स्थिति। बोलियां एक क्षेत्र विशेष से जुड़ जाती है और उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर दिखाई देता है। भारत इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित देश माना जाता है जहाँ पे अनेक बोलियां बोली जाती हैं। लोक साहित्य, लोक संगीत बोलियों के आधार पर निर्मित होती हैं जबकि शास्त्रीय ज्ञान का निर्माण भाषाओं के माध्यम से संपन्न होता है। भाषा की जानकारी व भाषा के उपयोग का संबंध सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय पृष्ठभूमि व ऐसे ही कतिपय सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर निर्मित है। पुरुष व स्त्रियों द्वारा प्रयोग की गई भाषा में हमें अंतर दिखाई देता है। शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास, शैली व उच्चारण के दृष्टिकोण से भी हमें लिंग भेद दिखाई देता है। जीवन शैली व वर्ग, जाति की उप संस्कृति के अंतर्गत भी हमें भाषा की विशिष्टता दिखाई देती है। एक विशिष्ट उप संस्कृति में रहने वाले व्यक्तियों की भाषा उसी से प्रभावित होती है। साथ ही उसी उप संस्कृति में स्त्री और पुरुष द्वारा बोली गई भाषा शैली, बोलने के तौर तरीकों में भिन्नता का आधार लिंग भेद भी दिखाता है। यह भाषाई भिन्नता जो कि वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर दृष्टिगोचर होती है वह समाज व संस्कृति के द्वारा निर्मित होती है, न कि जन्मजात। तो भाषा के अंदर हमें बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं जो कि समाज के मूल्यों के द्वारा उसके अंदर निर्मित होती है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति, मध्यम वर्ग के लोगों की भाषा में हमें अंतर दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग हमें कच्ची बस्ती या नवधानड्य लोगों में दिखाई दिया जा सकता है। इसी तरह मध्यम वर्गीय लोगों में शिष्ट भाषा के प्रयोग का प्रतिमान दृष्टिगोचर होता है।
फिल्मी सितारों से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, सिनेमा आदि के द्वारा उनके द्वारा जो अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मध्यम वर्गीय चेतना को वह आघात पहुंचाता है। शिष्ट अशिष्ट का भेद भी समाज के द्वारा किया गया है। कौन सी भाषा शिष्ट कहलाएगी, कौन सी भाषा अशिष्ट कहलाएगी। समय, स्थान व संस्कृति के अनुसार शिष्ट और अशिष्ट भाषाओं का भी परिभाषा बदल जाती है। बालकों के लिए भी बालक बालिकाओं की भाषा में हमें अंतर दिखाई देता है, और फिर हम व्यावसायिक समूहों में हमें भाषा में अंतर दिखाई देता है। वयस्कों की भाषा अलग होती है, व्यावसायिक समूह की भाषा अलग होती है। हर विषय के अपने अलग अलग संबोध होने के कारण उनके विशिष्ट अर्थ निकलते हैं। समाजशास्त्र की भाषा के संदर्भ में तो अक्सर ये कहा जाता है कि उनमें अनावश्यक जटिलता व कलिष्टता, बड़े जार्गन्स और वर्बोसिटी का प्रयोग होता है, जिससे प्रभावी भारी भरकम तो लगता ही है, लेकिन अर्थ के स्तर पर कोई सार्थक बात प्रतीत नहीं होती। व्यवसायों से भाषा का जुड़ना उनके निश्चयात्मक बोध व विशेषीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। भाषा का अपना एक संदर्भ भी होता है। इन संदर्भों के अनुरूप ही किसी वाक्य के अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए कहना कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, ये विभिन्न अर्थ में प्रस्तुत होता है। इस वाक्य से कोई लड़का मैं जाऊंगा यानी कोई लड़का घर छोड़कर जाने की बात कह सकता है, या किसी के घर खाना खाकर घर जाने की बात हो सकती है, या फिर घर लौटने की बात हो सकती है। यह तो संदर्भ से ही पता चलता है कि उस वाक्य का अर्थ क्या है। अन्य संदर्भों में इस वाक्य के अन्य अर्थ निकलेंगे। भाषा इस दृष्टिकोण से सामाजिक संदर्भ व सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। भाषा का वस्तुपरक साधारण अभिव्यक्ति उसके मान्य साधारण भाषाई अर्थ की अभिव्यक्ति करती है, जबकि भाषा की संदर्भगत अभिव्यक्ति उसके विशिष्ट तात्कालिक अर्थ को दर्शाती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भाषा का यह पक्ष महत्वपूर्ण है, और एथनोमेथोलॉजी अपनी विश्लेषण पद्धति में ही इसको स्वीकार